हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में और इस वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने कंजंक्शन के हर एक पार्ट को इसमें और हर एक छोटी से छोटी डिटेल इसमें बताने की कोशिश की है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कंजंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ आ जाएगा। और इसके पहले के जो टॉपिक्स हो चुके हैं, कंजंक्शन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज़ का 7th पार्ट है। इसके पहले जो 6 पार्ट्स डिस्कस कर रखे हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हों तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। आप उन लिंक्स के थ्रू उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की, कंजंक्शंस। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो चीज़ यही होती है कि हमें पता होना चाहिए कंजंक्शन का मतलब क्या होता है। तो कंजंक्शन का मीन्स होता है किसी चीज़ को जॉइन करना, कंजॉइन। टू कंजॉइन मीन्स किसी चीज़ को जोड़ना, यूनाइट करना, इसको कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं दूसरे वर्ड्स को एक दूसरे के साथ, या फ्रेजेस मीन्स होते हैं कुछ वर्ड्स साथ में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉजेस जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं उनको, या पूरे सेंटेंसेस को। बेसिकली ये क्या करते हैं, दो चीज़ों को एक साथ प्रेजेंट करने की काम आते हैं। दो सेंटेंसेस हैं तो उन दोनों सेंटेंसेस को एक करके आप किस तरह से दो का एक कर सकते हैं, और वो जो वर्ड आप यूज़ करेंगे दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, उनको हम कहते हैं कंजंक्शन। और बहुत ही कॉमन है एंड और बट, इनको हम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि आई लाइक टू डांस एंड आई लाइक टू रीड, तो आप दो क्या कर रहे हैं, दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं। पहला आई लाइक टू डांस, सेकेंड आई लाइक टू रीड, तो दो सेंटेंसेस को आपने ज्वाइन कर दिया, उसको आप कहते हैं कंजंक्शन। और किस वर्ड से ज्वाइन किया आपने? एंड से किया। फॉर एग्जाम्पल आप और मीन्स जब भी आप ऑप्शंस होते हैं तब हम और को यूज़ करते हैं, बट जब भी आपको कोई रीज़न होता है तब हम बट को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह की कंजंक्शंस को आज हम देखते हैं कुछ बेसिक टाइप्स के अंडर। तो पहला टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकेंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड थर्ड है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो शुरुआत करते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से। तो पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये दो ऐसे आइटम्स को ज्वाइन करते हैं जो इक्वल इम्पॉर्टेंस है। मीन्स जैसे आपने कभी देखा होगा तराजू जब इक्वल होता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो वेट है वो बराबर है। तो इसी तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी क्या करता है, ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है जो जिसका दोनों का वेट बराबर है। वेट मीन्स इम्पॉर्टेंस बराबर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको याद करने के लिए या इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एक फैन बॉयज़ होता है। फैन बॉयज़ का ये जो है शॉर्टकट होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है फैन बॉयज़। इसका अगर आप डिटेल में देखें तो क्या होता है, पहला होता है फॉर, सेकंड होता है एंड, थर्ड होता है नॉर, फोर्थ होता है बट, फिर और, येट और सो। ये फैन बॉयज़ का आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म है फैन बॉयज़। और उसको डिटेल में अगर हम देखें तो वो पूरा आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ जाते हैं। तो ये कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जो दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस या दो वर्ड्स जो अपने आप में पूरी इम्पोर्टेंस शो करते हैं, उनको ज्वाइन करने के काम आता है। तो अब हम इनको वन बाय वन समझेंगे। स्टार्ट करते हैं फॉर से। फॉर हमेशा आपको रीज़न बताने के काम आता है। जैसे कोई कारण बताना है आपको कि कुछ हुआ है तो वो क्यों हुआ है, इसके लिए हम फॉर को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई गो टू द लाइब्रेरी फॉर आई लव टू रीड। मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, इसीलिए मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, फॉर को यूज़ कर लिया। देखिए कई बार हम फॉर की जगह बिकॉज भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज का मतलब भी यही होता है कि आप कोई कारण बताते हैं, ठीक है। उसी तरह फॉर भी किसी कारण को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं एंड हमेशा दो आइडियाज़ को कनेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, आई लाइक टू ईट कुकीज़ एंड आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। तो मुझे कुकीज़ खाना भी पसंद है, मुझे मिल्क ड्रिंक करना भी पसंद है। तो दोनों आइडियाज़ हैं, अलग अलग आइडिया, और दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, और दोनों को मैंने किससे ज्वाइन कर लिया, एंड से ज्वाइन कर लिया।
आगे बढ़ते हैं नॉर शोज नॉन कंट्रास्टिंग और नेगेटिव आइडिया एंड्स मोर नेगेटिविटी। इसका मतलब जब भी आप कोई नेगेटिव चीज़ बताते हैं ना से रिलेटेड कि ऐसा नहीं है, उस टाइम हम नॉर को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई रिफ्यूज़ टू इन्वाइट द पीपल आई डोंट नो नॉर विल आई कॉल देम। तो मैं उन लोगों को इन्वाइट करना पसंद नहीं करती जिन्हें मैं नहीं जानती और ना ही मैं उन्हें कॉल करती हूँ। और रिफ्यूज़ का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ से इनकार करना। तो आप यहाँ बोल रहे हैं कि मैं इनकार करती हूँ उन लोगों को इनवाइट करने से जिनको मैं नहीं जानती और ना ही उन लोगों को मैं कॉल करना पसंद करती हूँ। तो इसमें आप पूरी तरह नेगेटिव चीज़ें बता रहे हो, ना से रिलेटेड बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एंड और नॉर में कन्फ्यूजन होता है कि ये दोनों ही दो आइडियाज़ को बताते हैं, लेकिन एंड जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को बताता है और नॉर हमेशा नेगेटिव आइटम्स की तरफ ज़्यादा देखने में आता है। और ऐसा भी पाया जाता है कि जो नॉर है वो नॉट के साथ होगा या फिर नाइदर के साथ होगा। जैसे कि ही डिडंट रिटर्न माई कॉल्स नॉट डिड ही रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ माई टेक्स्ट। उसने ना तो मुझे मेरी कॉल का रिटर्न कॉल किया, ना ही उसने कुछ रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया मेरी किसी भी मैसेज या टेक्स्ट का। मीन्स यह नेगेटिव हो रहा है। इवन यहाँ पर भी मैंने आपको बताया रिफ्यूज़ करना मतलब ही होता है इनकार करना, किसी चीज़ को मना कर देना, तो नेगेटिव हो रहा है वो। तो इसी तरह से कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, उस टाइम हम नॉर को यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम बट क्या होता है, जब भी आप कोई कारण होता है कारण, लेकिन आप बताते हैं कि कुछ अलग भी है, सीधे जाते आप उल्टे हो जाते हैं। उल्टे इन द सेंस एक अपोजिट हो जाते हैं, आप किसी चीज़ के विपरीत हो जाते हैं या विपरीत बात बताते हैं, उस टाइम हम बट को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, द ड्रेस वॉज ब्यूटिफुल बट स्लाइटली एक्सपेंसिव। तो एक पॉजिटिव चीज़ तो बता दी आपने कि ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल, लेकिन एट द सेम टाइम आपने उसका एक नेगेटिव चीज़ भी बता दी कि इट वॉज स्लाइटली एक्सपेंसिव, थोड़ी सी महंगी थी वो। तो हम क्या बता रहे हैं, एक पॉजिटिव चीज़ और एक नेगेटिव, इसी को कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, एक पॉजिटिव चीज़ होती है और एक नेगेटिव चीज़ होती है, उसको हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पॉजिटिव ब्यूटीफुल और नेगेटिव एक्सपेंसिव, तब हम बट को यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और जब भी यूज़ करना होता है हमारे पास कोई ऑप्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें मीन्स 5-6 चीज़ों में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी है या 2 में से कोई एक ऑप्शन है। जैसे कि अगर हिंदी में मैं बताऊँ आपको तो इसको या कहते हैं, तुम या तो ये कर लो या वो कर लो, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। तो या, उस या को इंग्लिश में हम कहते हैं और। ये हमेशा चॉइस या ऑप्शन बताता है। The conjunction or can be used to present two or more options. It's often paired with the word either. अगर आप either के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं तब आप सिर्फ 2 आइटम्स के बारे में बात करेंगे। अगर सिर्फ और यूज़ कर रहे हैं तो वो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, डू यू लाइक चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम। तो आपके पास 2 ऑप्शंस, चॉकलेट या वनीला आइसक्रीम, इसमें ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप either यूज़ करेंगे तो सिर्फ 2 ही होना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं हम येट ऑल्सो शोज कॉन्ट्रास्ट और एक्सेप्शन। ये भी कॉन्ट्रास्ट बताता है, ये भी एक्सेप्शन बताता है। एग्जाम्पल, ही हैड बीन क्राइंग ऑल डे येट द मैन मेड हिम लाफ। क्या है इसका मतलब कि वो पूरे दिन रो रहा था लेकिन उस आदमी ने उसे हंसा दिया। तो रोना और हंसना अपोजिट हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया। अब कई बार क्या होता है, येट और बट में कन्फ्यूजन होता है, वो एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन येट का मतलब होता है नेवरदलेस या फिर एट द सेम टाइम, लेकिन उसके साथ ही, या वो रोते रोते कोई हंसा दिया ना। अब वो बच्चा रो रहा था सुबह से और उस आदमी ने उसको हंसा दिया, तो वो काम होते हुए ही उसने दूसरा काम कर दिया, तब हम क्या यूज़ करेंगे, येट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे। जो सेकेंड टाइप का कंजंक्शन है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग में हमने देखा था कि तराजू जो था वो इक्वल था, दोनों पलड़े उसके इक्वल थे, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। इसका मतलब कि ये 2 क्लॉजेस को या फ्रेजेस को जॉइन करता है या ऐसे वर्ड्स को जॉइन करता है जिसमें एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और एक की इम्पॉर्टेंस कम होती है। इसमें कुछ ऐसे कंजंक्शंस ऐड हैं, देखते हैं हम। देन,
rather than, whether, as much as, whereas, that, whatever, which, whichever, after, as soon as long as, before, by the time, now that, once, since, till, until, when, whenever, while, though, etc. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के. इनको हम सेंटेंस के साथ समझने की कोशिश करते हैं. तो चलिए हम देखते हैं लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. पहला है कंपैरिजन. ऐसे कंजंक्शंस जो हम कंपैरिजन में यूज़ करते हैं. कंपैरिजन मीन्स होता है किसी चीज़ की तुलना करने में. पहला है देन. जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर नाउन से या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से दूसरी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तब आप देन को यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है, ही इज़ क्लेवरर देन आई एम. वो मुझसे ज़्यादा चतुर है. तो आपने मुझ में और उससे क्या किया, कंपैरिजन किया, तुलना की, इसलिए हमने डायरेक्टली देन यूज़ कर दिया. आगे देखते हैं रादर देन. एग्जाम्पल, आई चोज टू लर्न जर्मन रादर देन फ्रेंच. अब यहाँ पर कंपैरिजन तो है, लेकिन जर्मन और फ्रेंच में कंपैरिजन नहीं है. यहाँ कंपैरिजन है कि मुझे क्या चीज़ पसंद करनी है, ये करना है या वो करना है, मुझे क्या चीज़ सीखनी है, जर्मन सीखना है या फ्रेंच सीखना है. तो आई चोज टू लर्न जर्मन, तो मैंने जर्मन लर्न करना सिलेक्ट किया बजाय फ्रेंच के. तो बजाय या रादर देन. आगे बढ़ते हैं वेदर. शी वॉज अनसर्टन वेदर टू स्टे और लीव. वेदर का मतलब होता है जैसे आप जब भी अगेन ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि या तो ये करना है या वो करना है. तो उसी तरह यहाँ पे आप सेंटेंस देखेंगे कि वो अनसर्टेन थी. अनसर्टेन मीन्स वो श्योर नहीं थी कि उसे रुकना है या जाना है. तो ऑप्शंस आ गए. जब भी ऑप्शन होगा तो ऑब्वियसली आपका कंपैरिजन होगा कि ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है या वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है. आगे बढ़ते हैं एज मच एज. तो एज मच एज भी आप कंपैरिजन में यूज़ करेंगे. जैसे कि ही डजंट अर्न एज मच एज आई अर्न. तो वो उतना अर्न नहीं करता जितना मैं करता हूँ. तो एज मच एज. आगे बढ़ते हैं वेयर इज़. वेयर इज़ भी आप कंपैरिजन में करेंगे, बताएंगे कि ये इस चीज़ में ऐसा है, उस चीज़ में ऐसा है. दो अलग चीज़ों को आपने साथ में ज्वाइन किया है. देखेंगे एग्जाम्पल, अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स वेयर इज अ ट्राइंगल हैज़ 3. अब इसमें हम देखेंगे कि स्क्वायर की साइज़ के बारे में बोला है. कितनी साइड्स है उसकी, 4 साइड्स हैं. और यहाँ पर ट्राइंगल की 3 हैं. अब आपको एक चीज़ मैं और बताऊँ कि हमने देखा था कि तराजू है और उसमें एक साइड ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, एक साइड कम इम्पॉर्टेंस है. तो यहाँ पर भी आप सेंटेंसेस में यही देखेंगे कि जहाँ भी कंजंक्शन को यूज़ किया है उसके एक आगे वाला या पीछे वाला, दोनों में से एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दूसरा आपको इम्पॉर्टेंट है बट उसका मतलब आप बिना आगे वाले के समझ नहीं पाएंगे. मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ. जैसे कि ये एग्जाम्पल है, अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स वेयर इज अ ट्राइंगल हैज़ 3. अगर मैं सिर्फ आगे का सेंटेंस देखती हूँ, अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, समझ में आ रहा है. बट अगर मैं सिर्फ ये देखती हूँ, अ ट्राइंगल हैज़ 3, तो क्या समझ में आएगा अ ट्राइंगल हैज़ 3 मतलब क्या? क्योंकि हमने साइड्स यहाँ पर तो बार बार तो लिखेंगे नहीं हम, इसलिए यहाँ पर ये हो गया आपका मेन क्लॉज और ये या इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज. इसका मतलब है कि ये उस पर डिपेंड कर रहा है अपने मतलब को समझाने के लिए. इसीलिए यहाँ पर दो ऐसे क्लॉज या फ्रेज ऐड होते हैं या वर्ड्स ऐड होते हैं जिसमें एक इम्पॉर्टेंट ज़्यादा होता है और एक की इम्पॉर्टेंस कम होती है. आगे बढ़ते हैं हम रिलेटिव कंजंक्शंस की तरफ. रिलेटिव मीन्स आपको ये रिलेशन बताते हैं या दो चीज़ों को डायरेक्टली जोड़ते हैं. एग्जाम्पल, शी वेंट टू द स्कूल दैट माई फादर वेंट टू. वो वही उसी स्कूल में गई है जिसमें मेरे फादर गए थे. तो हमने रिलेट कर दिया उस स्कूल को जिसमें वो लड़की गई है और जिसमें मेरे फादर गए थे और हमने इसको दैट से जोड़ दिया. वॉट एवर मीन्स जो भी. एग्जाम्पल, आई कॉपीड इन माई नोटबुक वट एवर ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड. जो भी उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा वो सब मैंने नोटबुक में लिख लिया. तो जो भी, वॉट एवर मीन्स जो भी. आगे बढ़ते हैं विच. ही डेवलप्ड द फिल्म्स विच ही हैड टेकन. विच का मतलब भी वही होता है कि जो. एग्जाम्पल, कि उसने वो फिल्म्स डेवलप की जो उसने ली थी. आगे बढ़ते हैं विच एवर का मतलब भी जो भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं आपके पास.
ठीक है, वॉट एवर में आपके पास ऑप्शन नहीं था, वॉट एवर मीन्स जो भी उसने लिखा वो सब हमने कर लिया, या जो वो हम सब ने लिख लिया, लेकिन विच एवर मीन्स आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि मैरी विल ईट चॉकलेट केक और डोनट विच एवर इज डिलीशियस। तो जो ज़्यादा डिलीशियस होगा, जो भी ज़्यादा डिलीशियस होगा वो मैरी खाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम टाइम, टाइम से रिलेटेड कंजंक्शंस को देखते हैं। पहला है आफ्टर, आफ्टर मीन्स किस चीज़ के बाद। मैरी क्लोज हर डायरी आफ्टर राइटिंग अबाउट द डेज इवेंट। तो मैरी ने क्या किया, अपनी डायरी बंद की अब उस दिन के इवेंट को लिखने के बाद। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं, मैरी ने क्या किया, डायरी बंद कर दी, और दूसरा है राइटिंग अबाउट द डेज इवेंट। तो इन दोनों को ज्वाइन किसने कर दिया, आफ्टर ने कर दिया। आगे बढ़ते हैं एज सून एज मीन्स जितनी जल्दी हो सके या जितना जल्दी हुआ। एग्जाम्पल, अ बेबी डियर कैन स्टैंड एज सून एज इट इज़ बोर्न। जैसे ही वो बोर्न होता है वैसे ही वो खड़ा हो जाता है। तो एज सून एज, जैसे ही। ओके, आगे बढ़ते हैं एज लॉन्ग एज, यू कैन यूज़ माई कार एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली। आप मेरी कार को यूज़ कर सकते हैं जितनी देर तक आप इसे केयरफुली ड्राइव कर सकें। तो एज लॉन्ग एज मीन्स जितने समय तक, जितनी देर तक। ओके, आगे बढ़ते हैं हम बाय द टाइम। एग्जाम्पल, बाय द टाइम एम्बुलेंस मैन अराइव्ड ही वॉज अनकॉन्शियस। बाय द टाइम मीन्स उस समय तक, तो जिस समय तक या उस समय तक एम्बुलेंस मैन आए तब तक वह अनकॉन्शियस या बेहोश था। तो बाय द टाइम मीन्स उस समय तक या इस समय तक कह सकते हैं। नाउ दैट यू कैन गो एंड प्ले नाउ दैट यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। नाउ दैट, इसको कैसे यूज़ करते हैं आप, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस है यू कैन गो एंड प्ले नाउ दैट यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। तो यहाँ पर नाउ जो है आगे वाले के साथ ज़्यादा सही बैठेगा, जैसे कि आप जाओ और खेलो अब, क्योंकि तुमने तुम्हारा काम कर लिया है या आपने आपका काम कर लिया है। तो नाउ दैट का मतलब ये होता है कि अब, क्योंकि तुम ऐसा काम कर लो अब, क्योंकि तुमने वो काम कर लिया है। तो इसलिए नाउ और दैट। आगे बढ़ते हैं वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। हम कहते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम, स्टोरी रीड करते हैं हम, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। ओके, तो वंस मीन्स एक बार। तो वंस यू लर्न इट यू नेवर फॉरगेट। एक बार आप लर्न कर लो आप कभी उसको नहीं भूलेंगे। सिंस, सिंस कैसे यूज़ करते हैं हम, मैरी हैज़ डांस्ड सिंस शी वॉज 5। तो उसने डांस किया कब से, जब से वह 5 साल की थी तब से उसने डांस करना स्टार्ट किया। ओके, तो मैरी हैज़ डांस्ड सिंस शी वॉज 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैरी हैज़ बीन डांसिंग सिंस शी वॉज 5। तो यहाँ पर आपका सिंस बता रहा है कि कब से, तो 5 साल से वह डांस कर रही है, करा उसने। आगे बढ़ते हैं टिल। टिल कैसे यूज़ करेंगे, जेम्स लिव्ड विद हिज पेरेंट्स टिल ही वॉज 25। तो जब तक वह 25 का था तब तक वह अपने, या 25 का होने तक वह अपने पेरेंट्स के साथ रहा। तक भी कह सकते हैं, ठीक है, हम हिंदी में कहते हैं ना उस टाइम तक। तो 25 ईयर्स तक, या जब तक वो 25 ईयर्स का नहीं हुआ तब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। इसको आप पॉजिटिव में भी लेंगे कि जेम्स अपने पेरेंट्स के साथ रहता था जब तक वह 25 का ईयर्स का हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं अनटिल। अनटिल क्या है, कैसे यूज़ करेंगे, यू कैन स्टे ऑन द बस अनटिल यू रीच लंदन। जब तक तुम लंदन पहुंचते हो तब तक तुम इस बस में रह सकते हो। तो अनटिल, जब तक तुम लंदन पहुंचते हो तो उस टाइम तक तुम बस में रुक सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम व्हेन। व्हेन मीन्स जब या उस टाइम तक। टॉम्स पेरेंट्स चीयर्ड फॉर हिम व्हेन ही क्रॉस द फिनिश लाइन। तो जब उसने फिनिश लाइन क्रॉस की तब उसके पेरेंट्स ने उसके लिए चीयर किया। तो टॉम के पेरेंट्स ने चीयर किया उसके लिए जब उसने फिनिश लाइन क्रॉस की, तो जब। और व्हेनेवर मीन्स जब भी। एग्जाम्पल, whenever we go abroad we take as many pictures as possible। तो जब भी हम अब्रॉड जाते हैं हम जितनी पिक्चर्स हो सके उतनी क्लिक करते हैं। तो जब भी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम कंसेशन। कंसेशन के लिए 3
कंजंक्शन है आपके सामने। पहला है दो, सेकेंड है ऑल्दो और थर्ड है इवन दो। अब ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। पहला मैं आपको बताती हूँ दो और ऑल्दो के बीच में डिफरेंस। इसके मतलब में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब ही होता है हालांकि, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी वह बाहर गई। हालांकि किचन छोटा था लेकिन वेल डिज़ाइन था। तो दोनों का ही मतलब हालांकि होता है, बस डिफरेंस ये होता है दो आप एक कह सकते हैं कि इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, किसी से आप चैट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तब आप दो को यूज़ करते हैं। ऑल्दो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आप कह सकते हैं फॉर्मल हो जाता है। जैसे आप कोई स्पीच दे रहे हैं, किसी हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, कुछ लेटर लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तब आप ऑल्दो का यूज़ करेंगे। और इसको यूज़ करने का वे क्या है, दो सिचुएशंस होती हैं और दोनों में से एक में जिसमें आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है कि बारिश हो रही थी फिर भी वो चली गई, तो इसमें आपने क्या कर दिया, दो इट वॉज रेनिंग शी वेंट आउट। दूसरे में क्या कर दिया, ऑल्दो किचन छोटा है, हालांकि किचन छोटा है फिर भी अच्छे से डिज़ाइंड है, तो क्या हो गया, ऑल्दो द किचन इज़ स्मॉल इट इज़ वेल डिज़ाइंड। और यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हम दो अलग अलग चीज़ों को बता रहे हैं। थोड़ा सा आप क्या बता रहे हैं, अलग कॉन्ट्रास्ट आइडिया भी बता रहे हैं कि बारिश के टाइम पे तो घर में रहना चाहिए, काम पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन बारिश के टाइम पे वो चली गई। किचन छोटा है लेकिन अच्छे से डिज़ाइन किया है, तो थोड़ा सा क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो जाते हैं इसमें आइडिया। आगे बढ़ते हैं इवन दो क्या है, थोड़ा सा उससे लेवल ज़्यादा है इसका, इसमें भी कॉन्ट्रास्ट होगा, आइडियाज़ अपोजिट होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि शॉकिंग चीज़ होगी, हल्की सी शॉकिंग। जैसे कि इवन दो ही इज़ अ मिलेनियर ही लिव्स इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट। अब देखिए वह मिलेनियर है, वो अमीर है, लेकिन फिर भी वह छोटे फ्लैट में रहता है, तो ये दोनों चीज़ें अपोजिट हो गई। अमीर होने के कारण तो उसका फ्लैट बड़ा होना चाहिए, लेकिन वह बड़े फ्लैट में न रहकर छोटे फ्लैट में रहता है। तो इवन दो तब आप यूज़ करेंगे जब आपके आइडियाज़ कुछ ज़्यादा ही हद तक कॉन्ट्रास्ट हो रहे हैं। यहाँ पर इतना शॉकिंग नहीं है, ठीक है ना, किचन छोटा है पर अच्छे से डिज़ाइन किया है, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं ना कि कहने को तो वो बहुत अमीर है लेकिन फ्लैट उसका बहुत छोटा है, तो ये क्या हो गया, एकदम ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो अगर लेवल ज़्यादा हो रहा है तब हम इवन दो को यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। इसके पहले हमने रिलेटिव कंजंक्शंस देखे थे, अभी रिलेटिव प्रोनाउन वाले कंजंक्शन देखते हैं। पहला है हु मीन्स जब आप पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, द पर्सन हु मेड द मैस नीड्स टू क्लीन इट। जिस पर्सन ने भी गंदा किया है उसी को साफ करना होगा, तो जिस पर्सन ने, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, हु मीन्स जिसने, आप पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। whomever जिसने भी या जो भी, whoever leaves last should turn off the light, तो जो भी आखिरी में जाएगा वो लाइट्स को स्विच ऑफ करेगा या टर्न ऑफ करेगा। तो जो भी, whom कब यूज़ करेंगे हम, he is the man whom I met in Greece, ये वही आदमी है जिसे मैं ग्रीस में मिली थी, तो जिससे या जिससे हम whom यूज़ करते हैं। whomever या जिससे भी, एग्जाम्पल he was free to marry whomever he chose, तो वो फ्री था मैरी करने के लिए जिसे भी वह पसंद करता है, जिसे भी वह सिलेक्ट करता। ओके, तो whomever जिसे भी। आगे बढ़ते हैं whose, she is the student whose handwriting is best in my class, ये वही स्टूडेंट है जिसकी, whose मीन्स जिसकी हैंडराइटिंग सबसे अच्छी है क्लास में, तो whose का मतलब होता है जिसकी। आगे बढ़ते हैं हम प्लेस से रिलेटेड, एग्जाम्पल फर्स्ट है वेयर मीन्स जहाँ। दिस इज़ द पार्क वेयर वी प्लेड, ये वही पार्क है जहाँ हम खेलते थे। वेरेवर जहाँ भी, wherever you go in the world you'll always find someone who speaks English, तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी जाओगे आपको इंग्लिश बोलने वाला कोई ना कोई तो ज़रूर मिलेगा। तो ये हुआ आपको प्लेस से बताने वाली कंजंक्शन। आगे बढ़ते हैं हम कंडीशन मीन्स जब कोई सिचुएशन होती है, आपके सामने कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, उस टाइम आप कैसे यूज़ करते हैं। पहला है इफ़, एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू लीव आई विल बी लोनली, उसने क्या कहा, अगर तुम चले जाओगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, तो इफ़ यू लीव आई विल बी लोनली। इफ़ इस तरह से यूज़ करेंगे आप। ओनली इफ़ मीन्स सिर्फ अगर,
अगर तुम चले जाओगे तो इफ़ हो गया, लेकिन ओनली का मतलब होता है सिर्फ, और ओनली इफ़ का मतलब हो गया सिर्फ अगर। तो ओनली इफ अ टीचर हैज़ गिवन परमिशन इज अ स्टूडेंट अलाउड टू लीव द रूम। सिर्फ अगर टीचर परमिशन दे तो ही स्टूडेंट को कमरे से बाहर जाने की इजाज़त है। तो सिर्फ अगर। आगे बढ़ते हैं अनलेस। अनलेस का मतलब होता है कि तब तक नहीं, नेगेटिव सेंस में आता है ये। नेगेटिव मीन्स इसमें नॉट आता है, अपने आप में नॉट छुपा होता है इसमें। देखेंगे एग्जाम्पल, यू वोंट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तो जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमने नॉट का ही यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अनलेस अपने आप में ही नॉट है, नॉट इन द सेंस नेगेटिव है, इसलिए हमने सिर्फ एक ही जगह नॉट का यूज़ किया है। यू वोंट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे हम। और इसका मतलब क्या है? जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम अज्यूमिंग दैट। अज्यूमिंग दैट मीन्स ऐसा मानते हुए। एग्जाम्पल, आई होप टू गो टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर अज्यूमिंग दैट आई पास और आई पास माई एग्ज़ाम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अगले साल कॉलेज में जाऊँगा, ये मानते हुए कि मैं अपने एग्ज़ाम्स को पास कर लूँगा। तो अज्यूमिंग दैट, ये मानते हुए। इवन इफ़। इवन इफ़ क्या होता है? एग्जाम्पल देखते हैं पहले। इवन इफ़ यू हैव ऑलरेडी बॉट योर टिकट। अगर, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास टिकट भी है। इफ़ का मतलब होता है अगर, और इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। हम कहते हैं ना कि इस लिमिट तक, तो यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास टिकट भी है फिर भी तुम्हें वेट करना होगा। तब हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे? इवन इफ़। जैसे कि आपके पास कोई चीज़ है, कोई टिकट है, लेकिन आपके पास टिकट है फिर भी आपको वेट करना होगा। तो यहाँ तक कि टिकट है फिर भी आपको वेट तो करना होगा। आगे बढ़ते हैं इन केस। इन केस का मतलब अगेन अगर ऐसा होता है तो, इस सिचुएशन में। एग्जाम्पल, आई हैव माई अम्ब्रेला विद मी इन केस इट रेन्स। अगर बारिश होती है तो मेरे पास मेरा अम्ब्रेला है। अब यहाँ पर हम इफ़ को यूज़ नहीं करेंगे, जबकि इफ़ का मतलब भी अगर होता है और इन केस का मतलब भी अगर ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है कि बारिश होती है तो मेरे पास अम्ब्रेला है। इन केस इट रेन्स, अगर उस सिचुएशन में, इन केस मतलब उस सिचुएशन में, उस हालत में अगर वहाँ तक की बात पहुँची, अगर बारिश हुई तो डरने की बात नहीं है, मेरे पास अम्ब्रेला है। आगे बढ़ते हैं लेस्ट। लेस्ट के कैसे करेंगे हम? लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो मेहनत कर लो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो लेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि। हम बोलते हैं ना हिंदी में कि ऐसा ना हो कि तुम लेट हो जाओ, जल्दी कर लो, ट्रेन ना छूट जाए। ऐसा ना हो कि ट्रेन ना छूट जाए। तो लेस्ट ट्रेन शुड गो, और लेस्ट यू मिस द ट्रेन, तब आप लेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो ट्रेन ना मिस करो, इसके लिए आप क्या करो? जल्दी जाओ। तो स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आगे बढ़ते हैं मैनर। मैनर मीन्स जब आप कोई तरीका बताते हैं, कोई वे बताते हैं। तो फर्स्ट है हाउ। शी टॉट हिम हाउ टू प्ले द पियानो। तो उसने सिखाया उसे किस तरह से पियानो प्ले करना है। तो किस तरह से। आगे बढ़ते हैं एज दो। एज दो को कैसे करेंगे हम यूज़? देखिए एग्जाम्पल, दे लुक एज दो दे आर हेडिंग फॉर डाइवर्स। उनको देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो डाइवर्स लेने के लिए जा ही रहे हैं। एज दो का मतलब होता है मानो, और एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। एग्जाम्पल, एट सनसेट द सन लुक्स एज इफ इट इज़ गोइंग डाउन। तो सनसेट के टाइम ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य नीचे ही जा रहा है। तो एज दो का मतलब होता है मानो, और एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। आगे बढ़ते हैं हम रीज़न की तरफ, जब कोई कारण आप बता रहे होते हैं। एग्जाम फर्स्ट देखते हैं बिकॉज। बिकॉज का एग्जाम्पल क्या है? आई लव मैरीज वर्क बिकॉज शी यूजेस कलर सो ब्रिलियंटली। तो मुझे मैरी का काम पसंद है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे कलर्स को यूज़ करती है, वो कलर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करती है। तो आप कोई कारण बता रहे हैं तब आप क्या यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज यूज़ कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं सिंस भी आप जब भी कारण बताते हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं सिंस को, इवन टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ पे ध्यान देना होगा, सेंटेंस पे डिपेंड करता है आप कौन सा कंजंक्शन किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि रीज़न की जगह मैं यहाँ पे सिंस टाइम वाला यूज़ कर दूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंस का मतलब ही आपको कारण से पता चलेगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं हम। सिंस वी हैव गॉट अ फ्यू मिनट्स टू वेट फॉर द ट्रेन, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो क्योंकि हमारे पास टाइम है ट्रेन का आने में, या ट्रेन आने में अभी टाइम है, इसलिए चलिए एक कॉफ़ी का कप हो जाए, एक कप कॉफ़ी हो जाए। तो सिंस जो कि हमारे पास टाइम है या क्योंकि हमारे पास टाइम है, इस टाइम हम कौन सा यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। सो दैट का मतलब भी आप कुछ कारण बताते तब यूज़ करते हैं, जैसे कि I'll go by car so that I can take more luggage। तो मैं कार से जाऊंगा जिससे, या मेरे कार से जाने का कारण ये है कि मैं ज़्यादा लगेज ले जा सकूं, या सो दैट का मतलब होता है जिसके कारण या जिससे मैं अपना लगेज ले जा सकूं। इन ऑर्डर का कैसे यूज़ करेंगे हम? डू एक्सरसाइज इन ऑर्डर दैट योर हेल्थ में इम्प्रूव। तो एक्सरसाइज करो जिससे तुम्हारी हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। तो इन ऑर्डर दैट भी यही होता है, जिससे ऐसा काम करो इन ऑर्डर दैट, तब हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर दैट को, जिससे कुछ काम अच्छा हो जाए। ओके, हिंदी में बोलते हैं ना हम जिससे, तो उसी का आप इन ऑर्डर दैट भी यूज़ कर सकते हैं। दैट का भी आप कारण बता सकते हैं, जैसे कि वी ईट दैट वी मे लीव। तो हम इसलिए जीते हैं या हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जी सकें, तो ताकि जिससे हम जीत सकें। आगे बढ़ते हैं। एज वी प्लेड चेस ऑल इवनिंग एज वी हैड नथिंग बेटर टू डू। हमने पूरी शाम चेस खेला क्योंकि हमारे पास और कुछ काम नहीं था। तो एज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया है? क्योंकि हमारे पास और कुछ काम नहीं था। एज मीन्स क्योंकि। आगे बढ़ते हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस पे। ये थर्ड टाइप है कंजंक्शंस का। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या करते हैं? ये पेयर में काम करते हैं, मीन्स दो अलग अलग वर्ड्स एक साथ सेंटेंस में आते हैं इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शंस में। और ये क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ इक्वल वेट इन अ सेंटेंस। ये ऐसे वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं जो अगेन जिनका वेट सेम होता है। जैसे अगर आप वापस से तराजू ध्यान करो और दोनों जो वेट है वो इक्वल है, इम्पॉर्टेंस इक्वल है। इसमें कुछ पेयर्स होते हैं, जैसे आइदर और का पेयर होता है, उसी तरह नाइदर नॉर का पेयर होता है, वेदर और का पेयर होता है। दो बार द यूज़ करते हैं। एज मच एज का पेयर है, रादर देन का पेयर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर है, बोथ एंड का पेयर है, जस्ट एज, सो, एज, नो सूनर देन, नॉट बट रादर। इनको हम सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यू आइदर डू योर वर्क और प्रिपेयर फॉर अ ट्रिप टू द ऑफिस। या तो अब अपना काम कर लो या ऑफिस के लिए एक ट्रिप प्रिपेयर कर लो। तो आइदर और दो ऑप्शन हैं यहाँ पे आपके पास, या तो अपना काम करो या ऑफिस के लिए ट्रिप प्रिपेयर करो। और या तो ऐसा कर लो या फिर वैसा कर लो। उस टाइम हम कौन सा यूज़ करेंगे? आइदर और पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव इसका होता है नाइदर नॉर। वो हम देखते हैं पहले यहाँ पर। Neither the basketball team nor the football team is doing well। तो ना ही बास्केटबॉल टीम अच्छा कर रही है ना ही फुटबॉल टीम अच्छा कर रही है। तो आइदर और पॉजिटिव, नाइदर नॉर नेगेटिव। उसके बाद हम ये देख लेते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सिर्फ ये ही नहीं, इसके साथ ये भी, इसका मतलब होता है। एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो ब्रिलियंट। वो ना ही सिर्फ हैंडसम है लेकिन ब्रिलियंट भी है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इसमें आपने दो चीज़ें बता दी उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, कि ना ही सिर्फ वो ऐसा है वैसा भी है। ओके, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही सिर्फ मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो मीन्स लेकिन ऐसा भी। आगे बढ़ते हैं हम। बोथ एंड, इसमें आप दो चीज़ें साथ में बताते हैं, जैसे कि बोथ द क्रॉस कंट्री टीम एंड द स्विमिंग टीम आर डूइंग वेल। तो इसमें आपने बता दिया क्रॉस कंट्री टीम, स्विमिंग टीम दोनों अच्छा कर रहे हैं और दोनों ही इक्वल वेट है, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपने क्या कह दिया? दोनों क्रॉस कंट्री और स्विमिंग टीम, क्रॉस कंट्री टीम और स्विमिंग टीम अच्छा कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं ना दोनों बच्चे ही अच्छा कर रहे हैं, तो बोथ ऑफ द
चिल्ड्रन आर डूइंग वेल, बोथ राम एंड श्याम, तब हम क्या यूज़ करते हैं, दोनों और को हमने साथ में यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं वेदर पे। इसमें भी आपको कंपैरिजन भी होता है, कंपैरिजन इन द सेंस चॉइस होती है आपके पास। यू मस्ट डिसाइड वेदर यू स्टे और यू गो, तो वेदर स्टे कर रहे हो या फिर जा रहे हो, ये चीज़ आपकी वेदर को यूज़ करके होता है। आगे बढ़ते हैं हम। जस्ट एज मैनी इंडियंस लव क्रिकेट सो मैनी अमेरिकन्स लव बास्केटबॉल। यहाँ पे एज मैनी और सो मैनी को साथ में ले लिया। एज मैनी और सो मैनी को आपने साथ में लेके कंपैरिजन बता दिया कि जितने इंडियंस को क्रिकेट पसंद है उतने ही अमेरिकन्स को बास्केटबॉल पसंद है, तो एज मैनी सो मैनी। इसमें आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो टेंस है वो सेम रहेगा, जैसे अमेरिकन्स लव क्रिकेट तो इंडियंस लव क्रिकेट, उसी तरह अमेरिकन्स लव बास्केटबॉल। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एज मैनी आ गया, यहाँ पर सो मैनी आ गया। आगे बढ़ते हैं। द को यूज़ करने का तरीका कैसे है। द मोर यू प्रैक्टिस सम्स द बेटर यू विल बी एट इट, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे बनोगे। हम कहते हैं ना, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा, तो जितना उतना, उसके लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं, द। जैसे कि द मोर यू प्रैक्टिस सम्स द बेटर यू विल बी एट इट, तो हम द को यूज़ करके बता सकते हैं कि जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एज इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फुटबॉल इज़ एज फास्ट एज हॉकी, तो फुटबॉल भी हॉकी की तरह ही फास्ट है, तो एज फास्ट एज आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। एज मच एज, फुटबॉल इज एज मच इंटरेस्टिंग एज हॉकी। अब यहाँ पे आपने एज को यूज़ किया था एक एडजेक्टिव के साथ में, एडजेक्टिव यूज़ करते हुए आपने बताया था एज फास्ट एज। यहाँ पे आपने क्या बता दिया, मच यूज़ कर लिया कि जितना वह अच्छा है उतना ही ये भी अच्छा है, दोनों एक जैसे ही यूज़ करें आपने, एज फास्ट एज और एज मच इंटरेस्टिंग एज आ गया। बस डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे आपने मच भी ऐड कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम नो सूनर डिड के साथ। नो सूनर डिड दैन, ओके, तो देखते हैं। नो सूनर डिड वी अराइव द स्टेशन दैन द ट्रेन केम। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें आपको दैन भी ऐड करना है, तो दैन कैसे यूज़ करेंगे आप इसमें, या इस कंजंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है कि कोई काम शुरू होने से पहले ही या ख़त्म होने से पहले ही अगला शुरू हो गया। इसका मतलब है कि जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे कि ट्रेन आई, मतलब पहुँचे हमको एक सेकंड भी नहीं हुआ होगा ट्रेन आ गई, तो एक काम ख़त्म होने के पहले ही या जस्ट फ्यू सेकंड्स पहले ही वो चीज़ शुरू हो गई। तो नो सूनर डिड वी अराइव द स्टेशन, इसमें आपको याद रखना है कि डिड वी अराइव, डिड के साथ आपको हमेशा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है वर्ब का, तो कैसे यूज़ करेंगे, नो सूनर डिड वी अराइव द स्टेशन, और दैन को आप हमेशा यूज़ करेंगे नो सूनर डिड के साथ। तो नो सूनर डिड वी अराइव द स्टेशन दैन द ट्रेन केम, जैसे ही हमने स्टेशन पहुँचे वैसे ही ट्रेन आई। आगे बढ़ते हैं। रादर देन, तो रादर में आपके पास एक तरीके से ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आई वुड रादर स्विम दैन प्ले, तो मैं स्विम करना पसंद करूँगी बजाय खेलने के। इस तरह से आप रादर देन को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके देन, स्टे सेफ, टेक केयर।